बाजार के अंदर आज मिड कैप और स्मॉल कैप का जो गिरावट का साया है वो कुछ फ्रंट लाइन स्टॉक्स पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है, या फिर मैं बोलूँगा इंडाइसिस पर भी पड़ता दिख रहा है। जोरदार ताबड़तोड़ कई दिनों की तेज गिरावट को आज और गति मिल गई। ये 15 तारीख को स्ट्रेस टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले मार्केट अपने आप को स्ट्रेस देता हुआ दिख रहा है और ये स्ट्रेस आज 22,000 के लेवल को भी तोड़ दिया। आज 47,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया। ये दोनों वो मील के पत्थर थे जो 15 दिनों से मार्केट मेंटेन कर रहा था, किसी तरह से बार बार रेजिस्टेंस पे टकराता लेकिन उसको पार नहीं कर पाया। फाइनली उसने सपोर्ट को ही ब्रेक कर दिया। इस वजह से आज आप देख पा रहे हैं मार्केट के अंदर चौतरफा गिरावट है। बड़े छोटे सभी तरह के शेयर्स में आज आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज एक तरफा बाजार होता हुआ आपको दिख रहा है। 95% जो एक्सचेंजेस पर काम हो रहे हैं जो शेयर्स, उसमें आपको गिरावट दिखेगी। क्या अडानी और क्या अंबानी दोनों के शेयर्स के अंदर आज गिरावट है। खासकर अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, ये शेयर बहुत तेजी से टूटे हैं। एक और चीज़ आज जो नोटिस हो रही है, मार्केट के अंदर हल्का सा फियर भी बढ़ा है, वो करीब 7% के आसपास इंडिया विक्स आपको दिखा रहा है। लेकिन क्या ये आखिरी दिन है? क्या यहाँ से और भी मंगल होने जा रहा है? यानी कि बाजार अपनी फ्रॉथ को, अपनी ऊपर के फालतू की चीज़ों को हटाकर नीट एंड क्लीन होकर वापस बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है, या फिर एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है बाजार के अंदर? बातचीत करने के लिए संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे को सर याद है आप पिछले 3 दिन से यही बात कह रहे हैं कि मिड कैप से निकल जाओ भाई, वहाँ पे शेकिंग होगी और वहाँ पे गिरावट आएगी, और मैंने आज भी आपने रिपीट किया। आज भी आप यही बात सुबह सुबह 10 बजे के आसपास बता रहे थे दर्शकों को, 9 बजे के आसपास माफ़ कीजिए, कि भाई मिड कैप से निकलो बाहर, थोड़ा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी और पैसा मूव होके फ्रंट लाइन शेयर्स में आएगा। सर, ये प्रोसेस अभी और कितनी लंबी चल सकती है, या फिर एक कंप्लीट होने जा रही है? आज की गिरावट इसको कंप्लीशन दे रही है सर। हाँ, गुड आफ्टरनून डिम्पी, आपको अभिषेक। तो आपको ध्यान है सर, मैंने कहा था मार्च का मिडल थोड़ा सा पेनफुल होएगा, और ध्यान रखना बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च, ये मैंने कहा था क्योंकि जूलियस सीजर को भी बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च एक सूटसेयर ने कहा था। और मैंने खास कहा था मार्च के महीने में कि मिड कैप से निकलिए, फ्रॉड दिख रहा है, लार्ज कैप में रहिए। आज देखिए, आज 2 ही गेनर्स हैं, आईटीसी और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, और मैं तब से कह रहा हूं कि इनमें रहिए। अब देखिए, करेक्शंस आर फास्ट एंड फ्यूरियस। ये बुल मार्केट है, इसमें जिस तरह से फॉल आया है उस तरह से रैली भी आई है, लेकिन रैली पहले बहुत तेज आई थी। अब आप कह दीजिए सेबी डायरेक्टिव, एमसी का नोटिस, सबको एक तरह से ईर्ष्या थी कि ये मिड कैप में इतना पैसा कैसे गया और बना है, एंड ऑब्वियसली रेगुलेटर इस पे थोड़ी सी नजरानी रखता है। बट अब मुझे लगता है डिम्पी जी, जहां तक मेरा ख्याल है 15-16 तक ये वर्स्ट ओवर हो जाएगा। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक से मार्केट में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, लेकिन लार्ज कैप्स लीड करेंगे। तो मैं अभी भी सोचता हूं आपको अच्छे जो शेयर आपको ढूंढ रखे हैं उनमें शिफ्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि ना आपसे ना मेरे से टाइमिंग की जाएगी। हाँ, करेक्शंस आर फास्ट एंड फ्यूरियस, लेकिन मुझे लगता है वी आर नियरिंग द एंड फॉर द शॉर्ट टर्म। मंडे ट्यूसडे से आई वुड बी वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक के मार्केट विल टर्न, और जैसे पीएसयूज में आपने ब्लड लेटिंग देखी है, वहीं से आपको शायद रैली शुरू होगी। सर, मैंने इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं फिर उसके बाद आपसे वो लिस्ट भी पता करूंगा कि जिसमें एसआईपी शुरू की जा सकती है। और कई बार हम खुद ही वेट करते हैं, आप भी बोलते हो, हम भी बात बोलते हैं कि जब कभी गिरावट आए तो इन शेयरों में आप ध्यान रखना, यानी कि इसमें खरीदारी करना। वो मैं सूची अभी आपसे बनवाऊंगा सर। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन और भी है। सरकारी कंपनीज, चाहे वो डिफेंस की हो, चाहे वो रेलवेज की हो, या फिर किसी और सेगमेंट्स की हो, उन सब के अंदर भी तेज गिरावट आ रही है। किसी सेगमेंट में कोई एवरेज करने की गुंजाइश है, या फिर इसको थोड़ा और सेटल होने के लिए समय दे देना चाहिए, पर्टिकुलरली सर पीएसयू सेगमेंट? देखिए डिम्पी जी, रेलवेज और डिफेंस से तो मैंने पहले ही कहा दूर रहना। ये कंसेंसस बायस थे और बहुत ओवरबॉट थे। सिर्फ मुझे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एचपीसीएल, आईओसी पसंद है, और हिंदुस्तान कॉपर जो एक स्टैंड आउट प्ले है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंडामेंटल्स एंड कॉपर एज अ फेरस मेटल। तो मुझे लगता है ये 2-3 शेयरों में आप कर सकते हैं। बाकी में एवरेजिंग मत कीजिए, आपको एक बेस बन जाएगा। आपको अपने आप देखना है कि कहाँ आपकी वैल्यू क्रिएशन है, और वो लीजिए। या तो किसी से परामर्श कीजिए, कोई ब्रोकिंग से हुए, आईएफएल सिक्योरिटी से जुड़िए, नहीं तो सीपीएसई जो ईटीएफ है
वहां पे आप अपना एक्सपोजर धीरे धीरे कर सकते हैं थ्रू अ सिप। सीपीएसई ईटीएफ में 12 पीएसयूज है और मुझे लगता है आपको एक बेस्ट एंट्री मिल जाएगी। मैं यहाँ पे दो ही नाम ले सकता हूँ, एचपीसीएल, हिंद कॉपर और एंड टू सम एक्सटेंट गेल। ओके सर। सर मैं लिख भी रहा हूँ, एक आप हिंद कॉपर बता रहे हैं और एक एचपीसीएल बता रहे हैं और आप एक गेल पे भी थोड़ा कन्विक्शन हाई रखते हैं। मैं इन्हीं तीनों कंपनीज को सिर्फ कॉर्नर कर देता हूँ कि ये भसीन साहब के कुछ पसंदीदा सरकारी कंपनियाँ हैं। सर अब मैं वो एसआईपी वाले शेयर आपसे पता करना चाहता हूँ कि जहाँ पर आज से ही, इसी समय से, इसी क्षण से ही एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अगर आप मेरे को 5 शेयर बता देंगे ना तो फिर बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले फेडरल बैंक। फेडरल बैंक आर्ग्यूबली मिड कैप में सबसे बढ़िया बैंक है एज अ रेशियो और उसके निम्स और डिपॉजिट्स, और वो गोल्ड लोन में भी बहुत अच्छा उसका ग्रोथ है। फेडरल बैंक के इस भाव पे आपको सिप करना चाहिए। दूसरा है रैमको सीमेंट। देखिए 2.3 टाइम प्राइस टू बुक और ईवी टू एबिटा लोएस्ट है इसका। और अभी मैंने जैसे आपको कहा, जिस तरह से सीमेंट सेल्स साउथ में बढ़ रही है, मुझे लगता है रेट हाइक इज राउंड द कॉर्नर। प्लस पेटकोक प्राइसेस हैव फॉलन। रैमको सीमेंट 880-90 में, आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर कि आप ये लेंगे। 780, सॉरी, आपको ये इस शेयर में 790 रुपए में बहुत पैसा मिलेगा। तीसरा, जैसे मैंने आपको कहा, हिंद कॉपर। हिंद कॉपर में एक यूनिक प्ले है कि और कोई इंडिया में ऐसा कोई कॉपर माइन है ही नहीं, और इसकी जो यूनिक एडवांटेज है वो ओवरसीज में जैसे चाइना वापस आएगा, हिंद कॉपर में आपको बहुत स्ट्रांग रैली दिखेगी। चौथा एचपीसीएल है जिसपे मैं बहुत बुलिश हूं और मैं कह रहा हूं। और फिफ्थ है इंडिया बुल रियल एस्टेट। देखिए 24 तारीख को मेरे ख्याल हियरिंग है एनसीएलटी की, जिसमें एम्बेसी को जो है ना मर्जर की न्यूज मिल जाएगी। और एक ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में है कि 5-6 हजार करोड़ की मार्केट कैप है और सबसे बड़ी इन्वेंट्री है पूरा महाराष्ट्र और दिल्ली में। और मुझे लगता है एम्बेसी कैन बी अ गेम चेंजर फॉर दिस स्टॉक। तो इंडिया बुल रियल एस्टेट, हिंद कॉपर, एचपीसीएल, रैमको एंड फेडरल बैंक, ये 5 शेयर मैं सजेस्ट करूंगा। साहब ने जो 5 शेयर बताए हैं मैं आपको वापस से नोटिस कराता हूँ, अगर आपसे कोई मिस हो गया हो तो। पहला फेडरल बैंक, दूसरा रैमको सीमेंट, तीसरा हिंदुस्तान कॉपर, चौथा है एचपीसीएल और पांचवा है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। ये वो 5 शेयर है जहां पर आप एसआईपी आज से, अभी से, इसी क्षण से शुरू कर सकते हैं। और ये भसीन साहब का कॉन्फिडेंस है कि इन सब में आपको बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिलने जा रहा है। अच्छा भसीन साहब, जब मैं सुन रहा था, मैं एक्चुअली में वेट कर रहा था कि आप मेरे को एलएनटी का नाम भी बोलोगे या आप मेरे को कुछ और बड़े नाम भी बताओगे जो कि मार्केट में वेटेज रखते हैं। सर थोड़ा वहां पर भी ध्यान देके मेरे को 2-4 शेयर और बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, देखिए लार्ज कैप पे तो हम पहले से ही बुलिश हैं। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक जोड़ना चाहिए, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद लार्सन एंड टूब्रो 3, और चौथा उसको फ्लेवर देने के लिए विप्रो, और पांचवा मेरा डार्क हॉर्स है अशोक लीलैंड। तो इन वे आपके पास आईटी भी आ गया, बैंक्स भी आ गए, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया और ऑटो भी आ गया। ये 5 शेयर मेरे हिसाब से आपको लार्ज कैप में बहुत बहुत फायदा देंगे। एक सूची और बनाओ आप लार्ज कैप शेयरों की और ऊपर बकायदा हेडर लिखो कि संजीव सर के बड़े शेयर हैं जहां पर एसआईपी आज इसी क्षण, इसी समय आपको शुरू करनी चाहिए। अगर कोई आदमी वेट कर रहा था कि बाजार महंगा है, मेरे को मिल जाए, या फिर मेरे को उतरना है मार्केट में, तो इससे बेहतरीन समय नहीं हो सकता। 5 शेयर ऑलरेडी सर ने आपको पहले बताया, हमने वो सूची दिखा रखी है। उनकी कैटेगरी थोड़ी मिड कैप है, लेकिन ये जो मैं अभी 5 शेयर आपके सामने नाम लूंगा, ये सारे के सारे बड़े शेयर हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, नाम आप नोट कर लीजिएगा। पहला एलएनटी है, दूसरा सर ने बताया एचडीएफसी बैंक, और मैं इसके लिए सर को थैंक यू भी बोलूँगा क्योंकि जिन्होंने पुराना भी एसआईपी शुरू कर रखा है एचडीएफसी बैंक का, वो अभी भी फ़ायदे में हैं। ये सर ने ये बात और बताई थी कि 1350 के नीचे नहीं जाएगा। मेरे को अच्छे से याद है, अभी भी मेरे दिमाग में वो बात गूंजती है। दूसरी बात, तीसरा शेयर है आईसीआईसीआई बैंक, चौथा शेयर है विप्रो, और एक लास्ट शेयर जो आपकी सूची में अभी मिस हो रहा है उसको आप डाल दीजिएगा। उस शेयर का नाम है अशोक लीलैंड। तो आपके पास 5 शेयर बड़े, 5 शेयर हमने थोड़े उससे नीचे की कैटेगरी के आपको दे दिए। 10 शेयरों से भी एसआईपी करेंगे ना तो मेरे को लग रहा है अपने आप को अच्छे से संभाल पाएंगे। और बाजार के अंदर गिरावट तो खैर बढ़ ही रही है, वो एक अलग लेवल की है। अभिषेक, तो गिरावट पर आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं ये भी हाईलाइट कर रहे हैं। भसीन साहब आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन अब आज जो कोहराम मचा हुआ है, और आज ही नहीं, पिछले अगर आप 4-5 दिनों से देखेंगे
6-7 सत्रों में सिर्फ एक सत्र में निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में हमने तेजी देखी है, अदरवाइज वहां पर माहौल मोमेंटम पूरी तरह से खराब है। आखिर ये गिरावट क्यों आ रही है? 15 तारीख को स्ट्रेस टेस्ट होना है म्यूचुअल फंड की स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीम्स का, लेकिन और क्या वजह है? क्यों ये कोहराम मचा है? क्यों ये ब्लड बात है मिड कैप में? बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या रीजंस हैं, क्यों टूट रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है हम बात करेंगे रेगुलेटरी की जो ओवरऑल जो मूड है वो थोड़ी सी लिक्विडिटी कम करने को हो गई है। अब देखा जाए तो सेबी के चेयरपर्सन ने जो है चिंता जताया था कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वहाँ पे फ्रॉथ देखने मिला, यानी कि वैल्यूएशंस अपने हायर लेवल पे है। इसका जो है ऑफ कोर्स पॉसिबल मार्केट मैनिपुलेशन का भी रीज़न था और इम्पॉर्टेंटली एक मार्केट बबल के ऊपर भी कमेंट्री आई थी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात होता है कि ये स्ट्रेस टेस्ट मार्च 15 को होने वाला है, जहाँ पे एएमसी जो है अपनी स्ट्रेस टेस्ट की जो रिजल्ट्स है वो एमफी की वेबसाइट और अपने ही वेबसाइट में डालने वाले हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये स्ट्रेस टेस्ट है क्यों और ये बाज़ार को क्यों स्ट्रेस दे रहा है, उस पर तो हम ज़रूर आएंगे। लेकिन जो मार्केट की जो स्ट्रेस टेस्ट होती है एएमसी की, वो हर महीने 15 तारीख को अब होने वाली है और इस मार्च 15 को जो है पहली बार डिस्क्लोजर्स दिया जाएगा। यहाँ पे जो है चेक किया जाएगा रिडेम्पशन प्रेशर क्या है, यानी कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम है वो किस तरह अगर कोई मार्केट में कोई एनोमली आता है या कोई एक इशू आता है तो कितनी जल्दी वो बिकवाली कर सकते हैं अपने स्टॉक्स को, उसको रिडेम्पशन प्रेशर कहते हैं। या तो कितना लिक्विड होता है वो स्कीम, जनरली ये 2 या 3 दिन में सेटलमेंट हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा एएमसी कंपनीज़ के द्वारा, स्पेशली उनके मिड कैप और स्मॉल कैप होल्डिंग्स को लेके। ऑलरेडी कुछ एक्शंस अंडरटेकन ऑलरेडी हो चुके हैं। सबसे पहला है कि जो लमसम कंसिडरेशंस है फ्लोज में उस पे जो है बंद की गई है। आईसीआईसीआई प्रू ने अपने मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही स्कीम में जो है इनफ्लोज बंद कर दिए हैं। वही अगर आप निपॉन इंडिया, टाटा म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्मॉल कैप फंड में ही अभी तक पाबंदी उन्होंने लगाया है। तो ये तो बड़ी लमसम इनफ्लोज के पाबंदी लगा। हालांकि जो एसआईपीज़ है या एसटीपीज़ है वो 2 लाख प्रति महीने तक जो है वो अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स अलग अलग स्कीम्स के जो है अलग अलग रूल्स है, बट ओवरऑल जो लमसम कंसिडरेशन है वो कम हो रहा है। अब इन्फ्लोज के बारे में बात कर लेते हैं कि जो पिछले 12 से 14 महीना में स्मॉल कैप मिड कैप के बारे में बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग मंथली फ्लोज जो है एमफी के डेटा में हमने देखा है। बट कुछ परफॉर्मेंसेज स्कीम्स की जो पिछले एक हफ्ते में जो है ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस आई है उस पर हम फोकस करेंगे। लार्ज कैप स्कीम में तो अभी लगभग 1% की गिरावट आई है, लेकिन म्यूचुअल फंड की मिड कैप और स्मॉल कैप पे देखें तो यहाँ पे भारी गिरावट आई है। लगभग 2% से 5% का गिरावट जो है ओवरऑल आपके स्कीम्स में पूरे म्यूचुअल फंड के यूनिवर्स में देखने मिला। अब हमने यूनिवर्स की बात की, लेकिन कौन से 3 अहम स्कीम्स हैं या फंड हाउसेज है जिनका सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप स्कीम पे एक्सपोजर है? वहाँ पे आता है आपका निपॉन इंडिया, लगभग 46,000 करोड़ का इनका एक्सपोजर है। वही एचडीएफसी और एसबीआई भी इस लिस्ट में शामिल होते हैं। लेकिन आप देखिए इस गिरावट के बावजूद 1 साल में रिटर्न्स कितने बड़े आ रहे हैं अभी भी करंट नंबर्स पे। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। सबसे बड़े लूजर्स की भी बात कर लेते हैं स्कीम वाइज। तो पिछले एक हफ्ते में जो भारी गिरावट आई है वहाँ पे जो है एमओसीएल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स आता है। इसके अलावा एलआईसी स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक भारी गिरावट स्कीम वाइज भी देखने मिल रही है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा स्टॉक्स जो ओन्ड है मिड कैप स्पेस में। वहाँ पे ऑफकोर्स कोफोज, लुपिन और संवर्धना मदरसन जैसे स्टॉक्स है जो फोकस में रहेंगे। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप कैटेगरी वाले स्टॉक्स जो सबसे ज़्यादा स्कीम्स में हैं, वहाँ पे सीजी कंज्यूमर, जी और जेबी केमिकल्स आएंगे। तो मैंने जो है ये पूरी गाथा आपको बता दी स्मॉल कैप में, मिड कैप में और रेगुलेटर्स में क्या इम्पैक्ट आई है। और आज दिन के ट्रेड में ब्रॉडर इंडेसेस मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में गिरावट आई है। ठीक है, शरद ने पूरी तरह से विस्तार से एक एक चीज को क्लियर कर दिया कि कौन कौन से फंड हाउसेज अपना निवेश घटा रहे हैं मिड कैप में और स्मॉल कैप कैटेगरी में। क्यों आखिर ये गिरावट आ रही है शेयरों में और निवेश कितना है, रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, ये सारा कुछ आपके लिए क्रिस्टल क्लियर करके शरद ने रख दिया। लेकिन अगर आप मिड कैप इंडेक्स को आज देखेंगे तो तकरीबन 5.5-6% के आसपास की गिरावट है। निफ्टी का मिड कैप 100 इंडेक्स करीब 2300 पॉइंट गिर के आज कारोबार कर रहा है। एक सत्र में 2300 पॉइंट साफ हो गए मिड कैप इंडेक्स से। और अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो अभी 22,000 का स्तर टूटा था, लेकिन अब तैयारी हो रही है कि शायद 21,900 भी टूट जाए। 428 अंकों की भारी भरकम गिरावट हम देख रहे हैं निफ्टी में इस वक्त। और निफ्टी बैंक है 47,000 के नीचे, 350 अंकों के आसपास की भारी गिरावट। आईटीसी
एकमात्र शेयर है जहां पर 1% से ज्यादा की तेजी है, और 2 और शेयर है कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जहां पर आधे से लेकर 0.25% के आसपास तक की तेजी है। भसीन साहब, आईटीसी पर आपसे राय जानना चाहेंगे। आज तो शुरुआत तो 9% की तेजी के साथ हुई थी, अब 5% के आसपास की तेजी रह गई। हालांकि एक सफाई अभी दीपम सेक्रेटरी की तरफ से आई है कि सरकार की जो होल्डिंग है सूटी के जरिए सरकार वो नहीं बेचेगी। आईटीसी आपको लगता है कि यहां से अभी और चलेगा? आज अगर माहौल खराब नहीं होता तो शायद ये तेजी हम और ज्यादा देखते। सही भाव पर है शेयर अभी? हाँ बिल्कुल सही भाव तो 400 405 में था। हमने आपको कहा था कि वहां लीजिए, ये जो ओवरहैंग है वो हट गया है। और अगर अब उनका जो डाइवेस्टमेंट में और उनको पॉजिटिविटी मिलती है डीमर्ज करने की सिगरेट बिजनेस, तो ये री रेट हो सकता है। वैल्यूएशन के मामले में 400 रुपए बहुत स्टेडी था, और इसलिए इसने अंडर परफॉर्म किया क्योंकि पहले मार्केट को 500 पे जो होटल बिजनेस का डीमर्जर था वो पसंद नहीं आया। लेकिन 400 रुपए पे आई थिंक उसमें ये ओवरहैंग था कि बैट स्टॉक स्टेक बेचेगा, जो हो चुका है। देखिए सिलेक्ट पॉकेट स्ट्रांग है, लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी इतनी हाई है। अब कब हमने देखा है 1200 पॉइंट सीधा जाना? तो एक तरह से जिसको सबसे ज्यादा ठंड पड़नी चाहिए वो होनी चाहिए सेबी, क्योंकि उन्होंने चेतावनी दे दे के वैसे ही पहले डरा दिया कि ये ट्रेलर होने वाला है। अब परसों जब तक ये ट्रेलर का अंत होएगा तब तक बाजार बॉटम आउट हो चुका होएगा। तो जिसे कहते हैं ना, चिंता चिंता सबसे बड़ी डाकनी है। यहाँ चिंता ने ही बाजार को मारा है। पहले ग्रीड थी, अब एक्सेसिव फियर है। मेरे हिसाब से आज या कल में बॉटम बन जाना चाहिए। 15 तारीख को मेरे हिसाब से बाजार में वापस थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए। इतनी बड़ी फॉल रोज नहीं आती, और मार्क टू मार्केट जिनका लगना था वो सौदे कट गए हैं। लेकिन मुझे लगता है जो जिसको चिंता कहते हैं वो पहले ही आके प्ले आउट कर गई। रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, मैक्रोज अच्छे हैं, तेल नीचे है, बॉन्ड यील्ड अच्छा है, डॉलर वीक है। तो अगर आप थोड़ा सा लंबा निवेश रख सकते हो, यही मौका है। आप कह रहे थे कब करेक्शन आएगी, तो अब करेक्शन कह के नहीं आती, जब आती है तो उसका फायदा उठाइए। ठीक है भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसे बाजार में जहां डर का माहौल होता है, हालांकि एक चीज तो तय है कि बाजार नीचे आएगा, अल्टीमेटली तो ऊपर जाना ही है, तो वहां पर वैल्यू हंटिंग भी कई बार जरूरी हो जाती है। और आपने वो शेयर भी हाईलाइट करके बता दिए कि कहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप पर और मिड कैप को लेकर रेगुलेशन है, उसकी चपेट में हम देखें कि लार्ज कैप का भी दम निकल रहा है, पावर सरकारी शेयर भी टूट रहे हैं। लेकिन आपने बड़ा अच्छा किया ये सारी चीजें क्लियर करके, और आपको कहाँ मौके दिख रहे हैं ये भी आपने बताया। बहुत शुक्रिया आज आपका साथ में जुड़ने के लिए। लेकिन अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और जतिन गेडिया, निमेश ठाकर, रत्नेश गोयल और कुणाल परार का स्वागत करते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। और शुरुआत करेंगे हम क्लोजिंग ट्रेड्स के साथ। कुणाल जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए क्या ट्रेड करेंगे अभी? आपको शेयर खोजने में आज कितनी मुश्किल हुई? क्या बिकवाली वाले ही सौदे हैं आपके पास? थोड़ी सी मुश्किल हुई है स्टॉक ढूंढने में, लेकिन पहले से व्यू क्लियर था तो उतना भी परेशान नहीं हुआ ये मार्केट में। और जैसा बसिन सर ने कहा है कि ये रोजमर्रा की बातें है, करेक्शन आना फिर ऊपर की मोमेंटम देखना। सो अगर ये करेक्शन है एंड अगर वो करेक्शन का एक्सपेक्टेशन जो हम रख रहे थे अगर वैसा करेक्शन है, तो बेहतर ये होगा कि इस लेवल पे कुछ चुनिंदा स्टॉक ऐसे है जहाँ पे मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में, और मैं यहाँ तक कहूंगा कि पोजिशनल लेवल पे भी ट्रेड लेके जा सकते हैं। सो पहला स्टॉक जो मेरा है जहाँ पे मुझे अच्छी खासी मोमेंटम दिख रही है, और आज से नहीं, मैं पिछले कई हफ्तों से स्टॉक के ऊपर फोकस रख के बैठा हूँ। स्टॉक का नाम है आईटीसी। नो डाउट आज स्टॉक में एक ब्लॉक डील हुआ है और इसके बेस पे हमें एक मोमेंटम ऊपर की ओर देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में फर्दर अपसाइड की मोमेंटम ये स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। ये स्टॉक में प्रेजेंट लेवल से स्टॉक 425 के अराउंड ट्रेड कर रहा है एंड प्रेजेंट लेवल से आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर मैं टारगेट की बात करता हूं तो ये स्टॉक हमें ऊपर में पहला टारगेट जो दिखा सकता है, पहला टारगेट जो स्टॉक में आ सकता है वो है 438 का, एंड 438 जैसे ही क्रॉस होगा 460 के भी टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। एसएल जो हम मेंटेन करके चलेंगे वो 406 का है। सो पहला स्टॉक है आईटीसी। नाउ दूसरा स्टॉक जो है जहां पे मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करके चलने की सलाह है, जेके सीमेंट जो अभी फिलहाल 4090 के अराउंड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है।
प्रेशर लेवल से इसमें शॉर्ट की पोजीशन बना के आप चल सकते हो। 4205 का एसएल लगा के 4205। टारगेट जो है वो है 4000 का पहला टारगेट, और जैसे ये ब्रेक होगा 3860 दूसरा टारगेट भी हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ITC बाय कन्विक्शन है, खरीदना आपको 460 रुपए तक के टारगेट के लिए। जेके सीमेंट में सेल की रणनीति है कुणाल जी की तरफ से, इसमें आप बिकवाली करके चलिए। टारगेट और स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर हैं। टारगेट है 4000 और उसके बाद 3860 का, स्टॉप लॉस 4205 का। बिकवाली का सौदा, एक बाय और एक सेल। रत्नेश जी, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं, आप क्या सलाह दे रहे हैं अभी? वेरी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। थोड़ा सा बाजार में डेफिनेटली क्लोजिंग ट्रेड की बात करें तो चूंकि जो स्टॉक आइडेंटिफाई करे तो थोड़ा सा ज्यादा गिर चुके, पर उसमें अभी भी ऐसा लगता है कि थोड़ी सी गिरावट, अभी भी फ्रेश ब्रेकडाउन हमको देखने को मिल सकता है। जैसे कोल इंडिया में एक थोड़ा सा अभी गिरावट बढ़ गई है, पर इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में फ्रेश ब्रेकडाउन हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है डेली चार्ट पे। तो अगर कोल इंडिया में थोड़ा सा वापिस से पुल बैक आता है, कहीं पे भी 418 से लेके 420 के आसपास में, तो वहां पे मेरी वापस से सेलिंग की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस 428। तो मुझे टारगेट जो दिखाई देते हैं वो 400 रुपए तक के दिखाई देते हैं। ऐसे एक JSW स्टील में कंडीशनल सेल रहेगा, 790 रुपए के नीचे यहाँ पे बेचने की सलाह रहेगी। डेली चार्ट पर 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट रहेगा, अगर वो ब्रेक करता है तो उसको मध्य गिरा सकती है। तो 808 रुपए के स्टॉप लॉस से 780 रुपए के टारगेट के लिए JSW में भी थोड़ी सी बेचने की सलाह रहेगी। और यहाँ पे एक अपडेट है, 140 पे मैंने ऑप्शन के चैंपियन में UPL का पुट 460 का बाय करने की सलाह दी थी। उसमें अभी करीब 16.5 रुपए के आसपास में ट्रेड हो गया। तो उसमें उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों ने मुनाफा बांध लिया होगा और उनको मुनाफा मिला होगा आज के। ठीक है, तो UPL के पुट का अपडेट भी और JSW स्टील और कोल इंडिया इंडेक्स के 2 शेयरों में बिकवाली की सलाह है। और आज हम भारी गिरावट देख भी रहे हैं। कोल इंडिया में करीब 7.5% के आसपास की गिरावट है, और निफ्टी में दूसरा ये सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर है। और मेटल्स का मूड खराब है। नाल्को हिंद कॉपर तो 10% गिर गए हैं शेयर, ये इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जतिन, आप अपनी जरा शेयर बता दीजिए, क्या आपके भी बिकवाली की सौदे हैं आज? क्योंकि तेजी खोजना तो बड़ा मुश्किल काम है आज। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा वीक हो चुका है। इसके लिए हम स्टॉक स्पेसिफिक सेल साइड भी देख रहे हैं, और जो गिरावट में गिरे नहीं है वहां पे हम बाय भी रेकमेंड कर रहे हैं। तो हम मिक्स ऑफ स्टॉक्स देखे हैं, एक बाय रिकमेंडेशन है और एक सेल रिकमेंडेशन है। जो सेल रिकमेंडेशन होगा वो हीरो मोटोकॉर्प में होगा। तो रिसेंटली 2 वीक से हम देख रहे हैं कि हीरो मोटोकॉर्प में एक पुल बैक हो रहा था, लेकिन वो पुल बैक अराउंड 4720 के आसपास फिजल आउट हो गया। वहाँ पे उसका 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेग ऑफ दी फॉल है जो वो स्टार्ट कर चुका है। तो इसके लिए मैं हीरो मोटोकॉर्प में सेल की सलाह दूंगा। इसमें मेरे टारगेट रहेंगे 4350 के, और मैं स्टॉप लॉस इसमें 4620 का एक सजेस्ट करके शॉर्ट साइड की तरफ ट्रेड दूंगा। जो लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड होगा वो डॉक्टर रेड्डीज में होगा। तो डॉक्टर रेड्डीज में हमने देखा है कि एक जो ट्रेंड था वो फिलहाल अभी तक वायलेट नहीं हुआ, हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन वायलेट नहीं हुआ है। पिछले 3 वीक से ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे को लगता है जब तक 6180 ऑन दी डाउनसाइड ब्रीच नहीं करता तब तक मैं डॉक्टर रेड्डीज में बाय करके चला जा सकता है। टारगेट मेरे 6440 करेंगे। तो फार्मा सेक्टर में से डॉक्टर रेड्डी बाय होगा और ऑटो में से हीरो मोटोकॉर्प सेल। ठीक है, तो जतिन के भी आपको ट्रेड यहाँ पे पता देखने को मिल गए हैं। कुछ और स्टॉक्स जरा एक बार आइडिया लेते हैं कि आज उनमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली ना वैसे मैं आपको बताऊं, आप ना आज इंडेक्स को छोड़ के भी अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने में ज़्यादा दिमाग लगाओ, बजाय नए शेयर्स पकड़ने के या बेचने के। देखिए, अभी भसीन साहब ने भी आपको जो शेयर्स बताए, उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको खरीद लो और सारे पैसे लगा के बैठ जाओ। उन्होंने ये कहा है कि SIP शुरू करो, और मैंने भी SIP के ही हिसाब से पूछे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 10 SIP भी शुरू करते हो तो आपका 10% से ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। और वैसे भी इस समय मार्केट के अंदर 10-20% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये कुआं कितना गहरा है किसी को भी नहीं पता बॉस।
सिर्फ कैलकुलेशंस पे चलता है, सिर्फ डाटा पे चलता है और सिर्फ चार्ट्स पे चलता है। भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता कोई भी हम में से नहीं होगा। तो इसलिए जो डाटा कह रहा है वही सारे एक्सपर्ट्स आपके सामने रखते हैं, कोशिश हम भी करते हैं और सारे एक्सपर्ट्स भी वैसे लेके आते हैं। लेकिन फिर भी आपको सावधान रखना है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है। तो इसलिए मेरा आज एक्चुअली मेरे से आप बोलेंगे ना तो मेरे साथ मेरे सहयोगी बैठे अभिषेक, मैं उनसे भी यही बात कहने वाला था कि मेरे को आज शेयर ना पूछने का मन है ना बताने का मन है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई जो आपके पास है उसको थोड़ा हैंडल कर लो बस। अगर वो हैंडल भी होगा ना, रखी हुई पोजीशन से जीत जाओगे आप। भाई ये ज़रूरी है। लर्निंग और अर्निंग इसी मार्केट से सीखोगे आप सब। हम भी सीख रहे हैं, हम भी एक स्टूडेंट की तरह रोज़ आके बैठते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निमेश ठक्कर से एक दो शेयर जरा उनसे आइडिया ले लेते हैं। निमेश जी, सब लोग मार्केट में गिरावट की थोड़ी वेट कर रहे थे, आ गई है जी, थोड़ा बहुत फ्रॉड छट गया है। मैं इसको गिरावट नहीं बोलूँगा, मैं तो सिर्फ अभी ऊपर से हल्की हल्की सफाई बोल रहा हूँ। गिरावट तो बहुत गंभीर हो सकती है। आपके पास है कोई शेयर जो आपको लगता हो कि नहीं यहाँ पे वैल्यू भी है, वर्थ भी है और पैसा लगाने में समझदारी भी है? अनम्यूट कीजिए निमेश जी, अनम्यूट कीजिए आप। हेलो, आ रही है आवाज? हेलो, आ रही है जी, अब आइए, बोलिए। ओके। अच्छा, मार्केट में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी वोलेटिलिटी है। लार्ज कैप तो जो है वो फिर भी इतना डाउन नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में आने वाले दिनों में जैसे ही वैल्यूएशन वाइज मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर एक स्ट्रेच हमको देखने को मिला था, बट ऑब्वियसली ये इतनी वोलेटिलिटी आनी एक नेचुरल चीज है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ से आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है या आप 15 दिन 1 महीने का ट्रेड लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप के ऊपर जाना चाहिए, और पर्टिकुलरली लार्ज कैप बैंक्स, जहां पर मुझे लग रहा है कि कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक जो है वो रिलेटिवली सेफर बेट है। और ये मार्केट के अंदर भी आप देखो तो बैंक निफ्टी ओनली 300 पॉइंट जो है वो अभी गिरा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स जो पूरे मार्केट के अंदर पिछले काफी टाइम से चले नहीं है, यहाँ पर मैं एक सेफ्टी देख रहा हूँ और आने वाले दिनों में यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि एक रिटर्न बनता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। करीब 450 अंकों से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर भी 350 अंक है। इंडिया विक्स 8% ऊपर हो गया। अब छोटे से ब्रेक पर लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पूरी तरह से कमजोरी की गिरफ्त में बाजार है। निफ्टी है 380 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 323 अंकों के आसपास की नरमी निफ्टी बैंक में है। सिर्फ 84 शेयर इस वक्त एनएसई पर हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। 2318 शेयर लाल निशान में। एक बार आप जरा एडवांस डिक्लाइन को प्लेट लेकर आइए, उससे स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आज ब्रेथ क्या है। एफएनओ में सिर्फ 5 शेयर आज ऊपर हैं और 175 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। इससे आपको पूरे ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर क्या है वो समझ में आ जाएगी। उसी तरह से एनएसई और बीएसई की स्थिति भी आप देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आज मंदड़ियों की बाजार पर मार पड़ी है। आज निफ्टी का सबसे ज्यादा जो गिरने वाला शेयर है वो है अडानी एंटरप्राइजेस का। उसके नीचे अडानी पोर्ट भी आपको दिखेगा। 7% से ज्यादा ये शेयर टूटे हैं और अडानी ग्रुप के जो 10 लिस्टेड शेयर हैं वो सारे के सारे आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। उसमें आप अंबुजा, एनडीटीवी, एसीसी को भी जोड़ लीजिए। हर तरफ गिरावट है। करीब करीब 90,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप आज के दिन में साफ हो गया है। कुणाल जी, आप जरा बताइए, अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं, आपको लगता है कि इतनी पिटाई के बाद, क्योंकि लोगों को याद है वो कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग वाला चैप्टर, उसके बाद अच्छी रिकवरी देखी थी लोगों ने, क्या करना चाहिए? मेरा जो मानना है वो थोड़ा सा वेट टू वॉच करके चलना चाहिए, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर आज आप देखो तो सारे के सारे अडानी स्टॉक में कहीं ना कहीं 7 से 8% का हमें गिरावट देखने को मिला है। एंड कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो 200 डीएमए के नीचे भी सस्टेन किए हुए हैं, तो लाइकली चांसेस है कि फर्दर फॉल भी हमें देखने को मिल सकता है। पर अगर मार्केट यहाँ से संभलता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ स्टॉक में बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन दैट्स अ सेकंड पार्ट। फिलहाल के लिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि टाइमिंग के लिए वेट करना चाहिए।
मैं कहूंगा 1-2 दिन के लिए वेट कर लीजिए, तब तक ये जो सेलिंग प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद हमें क्लियर पिक्चर यहाँ पे पता चलेगा कि अदानी के जितने भी स्टॉक है कौन से लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ से क्या बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर ये व्यू, लेकिन मेटल का भी मूड पूरी तरह से आज खराब है और भारी पिटाई हो रही है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा वायदा में गिरने वाला शेयर है वो है नाल्को का। 165 रुपये की तरह से लगातार ये शेयर गिर रहा है और इस वक्त 135 रुपये के आसपास का भाव है नाल्को का। निफ्टी का मेटल इंडेक्स 5.5% टूट गया है। हिंद कॉपर, सेल, एनएमडीसी, कोल इंडिया, ये तमाम शेयर आज गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। रत्नेश जी, नाल्को क्या लगता है कि और गिरेगा या फिर अब इसमें कुछ खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, क्या लगता है आपको? नेशनल रेवेन्यू का चार्ट देखिए तो एक इसमें भी एक थोड़ा सा एक जो फॉर्मेशन बन रहा है, थोड़ा सा राउंडिंग टॉप टाइप फॉर्मेशन बन रहा है और इसमें कंटिन्यू 3 दिन से जो सेलिंग का फॉलो हमको दिखाई दे रहा है। अब हालांकि अपने डेली चार्ट पे थोड़ा सा एक सपोर्ट लेवल के आसपास में आ गया 130 का, तो मुझे ऐसा लगता है कि 130 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेगा। तो इसके अगर किसी को थोड़ा टेक्निकल बाउंस के लिए प्ले करना है तो जरूर यहाँ पे 130 के स्टॉप लॉस से प्ले कर सकते हैं। बहुत बड़ा बाउंस नहीं लगता मुझे, पर ये है कि कहीं ना कहीं 145 तक आ सकता है, तो 130 के बहुत रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठता है। इसलिए एक टेक्निकल से बाउंस के लिए लिहाज से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि 128 या 130 रुपए के स्टॉप लॉस से 145 रुपए टारगेट के लिए। अदरवाइज अभी इसमें किसी भी तरह के वापिस से इसमें स्टेबिलिटी के या बाउंस के सिग्नल नहीं है, सिर्फ टेक्निकल बाउंस के लिहाज से जरूर एक बार थोड़ा सा प्ले करा जा सकता है। डन। एक बार वापस से जरा निफ्टी आप दिखाएंगे, 22,000 के ऊपर तो आ गया है, एक अच्छा पॉइंट है। और दूसरा बैंक निफ्टी भी 47,000 के ऊपर आके अब ट्रेड कर रहा है। देखिए आज के ना क्लोजिंग भी बहुत मैटर करेगी। मैं फिर से आपको बोलता हूँ, जो आपके पास है आप सिर्फ उसी को संभालो, नए पुराने के चक्कर में मत फंसो। मार्केट अभी वैसा नहीं है कि नया और पुराना ढूंढा जाए, देखा जाए और उसमें पैसे लेके और लगा दिए जाए। जो है पहले उसी को ठीक करो। और नहीं भी है, मान लो आपने बोला मेरे पास तो पोजीशन ही नहीं है सर, मैं क्या ठीक करूं, तो आप सिर्फ अभी शांति से बैठो। और जो एसआईपी के शेयर अभी थोड़े बहुत पहले हमने भसीन साहब से डिस्कस करे थे, 10 के 10 मत चुनो। एक बार वो ग्राफिक्स हमने बनाए रखे होंगे, सामने वापस से दिखाओ, बीच बीच में चलाओ सारे ग्राफिक्स को। आप 10 के 10 शेयर मत चुनो, आप 2 चुन लो, आप 1 चुनो, आप 4 चुनो। आप धीरे धीरे करके उसके अंदर पैसा डालो मार्केट के अंदर। जल्दबाजी करना नहीं है, लालच बुरी बला है। इस समय सारी चीज़ें है ना, वह पुरानी आप सुनते आओगे अपने दादा परदादाओं से, वो सारी चीज़ें मार्केट में लागू होती हैं। रत्नेश सर को भी ये बात अच्छे से पता है, कुणाल परार जी भी जानते हैं और ये बात जतिन गेडिया भी जानते हैं। रत्नेश जी मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरे को करेक्ट कीजिएगा। मैं ऐसे आज थोड़ा फिलोसोफर टाइप होकर बोल रहा हूँ और मार्केट के शेयर ही नहीं पूछ रहा हूँ, तो आप कहीं मैं गलत हूँ तो मेरे को जरा करेक्ट करो आप। अरे ऐसा है, और आप तो खैर जब भी बोलते हैं तो काफी वैल्यूएबल इनपुट्स रहते हैं आपके, तो कहीं से कहीं तक कोई इसमें गलत नहीं। बिल्कुल जो भी करना है एसआईपी के थ्रू करना है। और भसीन सर बोल के गए, आपने बोला तो उसमें भी कोई डाउट ही नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क ही नहीं है आपकी दोनों की बातों पे। तो हमने जो सारे शेयर्स आपको दिखा रहे हैं ना, वो सारे के सारे एक बार स्क्रीन पे वापस से नोटिस करवाते जाइएगा और आप देखते जाइएगा। एक और चीज़ मेरे को जो आज अच्छी लग रही है, एक और चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लग रही है कि बड़े शेयरों में अगर आप चेक करोगे ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप वैसे अभी स्क्रीन पर नहीं दिखा पाऊँगा, चलो मैं ही आपको बता देता हूँ, आप मान लीजिएगा मैं ठीक ही बोल रहा हूँ सारा डाटा वो, तो उसके अंदर मैं दिखाऊँगा आपको एडवांस डिक्लाइंस। ठीक है, अब वैसे वाला नहीं जो आपके पास आता है, वो दूसरे तरह का एडवांस डिक्लाइन है। मेरे पास जो है, वैसे बता दो, आज 50 में से, निफ्टी के 50 में से करीब 10 शेयरों में बढ़त है। और उसमें अच्छी चीज़ पता है क्या है कि ये 2 बैंक आपको जो दिख रहे हैं ना, HDFC ICICI, ये दोनों बाकायदा हरे निशान में है। एक और बैंक भी हरे निशान में, वो है कोटक बैंक, ये भी हरे निशान में है। तो आपको ना कुछ बैंकिंग वाले स्टॉक्स में आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक चीज़ दिख रही है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। गिरने वाले शेयरों में सबसे बड़ा शेयर है रिलायंस। ये क्या कर रहा है कि 68 पॉइंट ले रहा है मार्केट से। अगर यही सिर्फ रुक जाए तो आपके निफ्टी भी ठीक हो सकती है। तो ऑलरेडी बैंकिंग वाला पार्ट ठीक है, निफ्टी वाले पार्ट में थोड़ा बहुत जो प्रेशर है वो अगर ठीक हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। और मैं छोटे और मझोले शेयर्स के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, वहाँ पर आप थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करना, और मैं कोशिश करूँगा कि ना ही करो। मैं तो इस पक्ष में हूँ कि अभी उसमें कोई फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है।
आ जाते हैं कुणाल जी के पास। कुणाल सर, एक बार एक दो शेयर जरा मेरे को आपसे पता करना है, जरा बताइएगा क्या करें उसके अंदर। सिप्ला, क्या सर बॉटम फॉर्मेशन इसका हो रहा है सिप्ला का? मैं धीरे धीरे करके इसमें प्लस पोजीशंस लेना चाहता हूँ सिप्ला। वेल डिम्पी जी, अगर मैं कहूँ तो एक अच्छे खासे सपोर्ट के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप ये स्टॉक का 200 डीए में देखो तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। प्लस इतना ही नहीं, आप अगर देखो तो पिछले कई दिनों से 1450 के ही सपोर्ट के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और ये एक ऐसा लेवल था जो पहले एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता था, नाउ वो एक सपोर्ट बन गया है। तो मैं डेफिनेटली आपने जो बताया स्टॉक है मैं उसके साथ जाऊंगा। ये कहीं ना कहीं एक बॉटम बना रहा है ऐसा लग रहा है। तो अगर आज मुझे खरीदारी करने का मौका मिलता है तो मैं नीचे में 1435 का एसएल रख के यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह मेरी रहेगी। 1435 स्टॉक फिलहाल चल रहा है 1475 के अराउंड। टारगेट मेरा जो होगा पहला वो 1505 का होगा, 1505 का। और जैसे ही 1505 अगर ब्रेक होता है तो 1555 तक की भी मोमेंटम हमें सिप्ला दिखा सकता है। तो डेफिनेटली अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं 1435 के एसएल के साथ सिप्ला खरीदूंगा। ठीक है, आप सिप्ला खरीदेंगे। एक शेयर मेरे को और जरा पता करना है, जब सुबह आईटी की बात हो रही है, जरा इन्फोसिस, ये जतिन केडिया से पता करता हूँ। जतिन भाई, एक बार जरा एक इन्फोसिस देखना आप। एक तो ये परसेंटेज में कम गिरा हुआ है, दूसरा ये अपने आप को रोक रहा है, फिर बड़ा वेटेज वाला शेयर भी है, इसका एक पीयर भी है टीसीएस, जरा वो भी दिखाना। टीसीएस भी स्क्रीन पे दिखा हुआ आप। जब हमने शेयर पकड़ने ही हैं और लेने ही हैं तो क्यों ना फिर बढ़िया क्वालिटी के शेयर्स लें और ऐसे ले लें जिनका भी सीज़न आना बाकी है। ये टीसीएस अगर आप देखोगे तो ये भी परसेंटेज में बहुत कम टूटा हुआ है, 1% भी नहीं है। जतिन भाई, टीसीएस और इन्फोसिस दोनों में से क्या ज़्यादा ठीक लग रहा है? एक आईटी की कंपनी प्लस करनी है हमको। देखिए, अगर जो मैं इन बिटवीन टीसीएस और इन्फोसिस मेरे को चूज करना है तो डेफिनेटली मैं टीसीएस के साथ जाना चाहूंगा। उसका टेक्निकल रीजन ये रहेगा कि टीसीएस में हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा था कि 4 वीक का एक कंसोलिडेशन जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। तो फर्स्ट रीजन ये रहेगा टीसीएस में। और अगर जो मैं ओवरऑल थोड़ा लंबे चार्ट्स भी देखूं तो टीसीएस डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहा है इन्फोसिस को। ये दो कारणों के लिए मैं टीसीएस के साथ जाना चाहूंगा। अगर जो किसको इन्फोसिस में भी लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली मेरे को लगता है कि टीसीएस एक ज्यादा अच्छा टेक्निकली सेटअप उसमें अच्छा है और ब्रेकआउट भी आया है। तो इसके लिए मैं टीसीएस के साथ जाना चाहूंगा। डिश टीवी, ठीक है। मैं आपको ना कुछ एक और शेयर भी दिखाता हूँ। देखिए, ये ना पहचान कैसे पता लगता है कि हम फ्यूरियस बुल रन के अंदर, और जैसे ही थोड़ा क्रैक आएगा तो आपको ना कुछ अर्ली सिग्नल्स आने लगते हैं। अर्ली सिग्नल्स कैसे पता लगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। आप एक बार ज़रा सुजलॉन दिखाएं स्क्रीन पर, सारे शेयर्स का दिखाइएगा मंथली ही चार्ट, ठीक है, जिनका भी जैसे आपने मंथ लगाया। जल्दी जल्दी फायर करते हैं ना प्रोड्यूसर साहब। सुजलॉन मंथली, टुडे नहीं, मंथली या वीकली भी करो तो वीकली भी। सुजलॉन दिखाना एक बार जरा। IFCI दिखाइए जरा, आइडिया दिखाइए जरा, डिश टीवी। इस तरह के जो शेयर्स होते हैं ना, ये चलते भी उसी स्पीड से और आपको ना थोड़ा इंडिकेशन भी करते जाएंगे कि एक फॉल या एक तरह की प्रॉब्लम्स हो सकता है सिराने बैठी हो। और अगर आप इनके मंथली चार्ट देखेंगे ना तो आज के फॉल से बहुत पहले ही इन्होंने इंडिकेट कर दिया था कि हमारी जैसे लोगों की बढ़त रुक गई है, तो अब आप थोड़ा सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये पॉइंट टू बी नोटेड था जो मेरे को आपको करवाना था। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो कुछ और शेयरों के बारे में चर्चा होगी। BTST STBT भी हैं, वो भी रखेंगे आपके सामने। बाजार में हल्की हल्की कोशिश हो रही है निचले स्तर से रिकवर करने की, लेकिन गिरावट इतनी ज्यादा है कि बाजार कितना ही रिकवर करेगा। 356 अंक नीचे है इस वक्त निफ्टी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 335 अंकों के आसपास की गिरावट है। जो 4-5 शेयर थे, जो 3 शेयर आपको हरे निशान पहले दिख रहे थे, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ गई है। अब बजाज फाइनेंस, सिप्ला, HDFC बैंक ये भी हरे निशान में आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो वहां पर टेंशन थोड़ी सी और बढ़ गई है, क्योंकि गिरने वाले शेयरों की जो संख्या है
अब उसकी तादाद काफ़ी बढ़ गई है। 2309 शेयर इस वक्त लाल निशान में हैं और सिर्फ 87 शेयर हरे निशान में कर रहे हैं कारोबार। वो भी शेयर गिर रहे हैं जहां पर ना तो वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न है, ना तो मैनेजमेंट को लेकर, ना तो उनके कारोबार को लेकर, लेकिन शेयर टूट रहे हैं ज़रूर। आप पावर ग्रिड को देखिए, 7.5% की गिरावट ये शेयर दिखा रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि 290-95 रुपए के रेंज में आने के बाद वहां से ये फिसल के अब 260-65 के रेंज में आपको ये शेयर दिखेगा। 264 रुपए 25 पैसे के आसपास का भाव है। पावर ग्रिड कुणाल, क्या लगता है कि ये बाइंग रेंज में है या फिर अभी भी चूंकि सेंटिमेंट खराब है, माहौल खराब है, तो इसको अवॉइड करें या फिर वॉच लिस्ट में रखना चाहिए इसको? वेल, टाइमिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि सिंगल डे में आज 7.5% डाउनसाइड की मोमेंटम ये स्टॉक ने दिखाई है। एंड अभिषेक जी, जहां तक मुझे पता है, वन डे सिंगल डे में 7.5% अप या 7.5% डाउन, ऐसी मोमेंटम एक्सेप्ट कोविड, और अगर मैं बात करूं तो 2022 9वां महीना, उसके अलावा मैंने कहीं भी देखी नहीं है मोमेंटम ऐसे स्टॉक में। तो मैं कहूँगा कि टाइमिंग के लिए थोड़ा वेट कीजिए। हो सकता है कि आज की जो मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है उसके बेस पे स्टॉक और भी गिरावट दिखा दे 250 तक। एंड अगर 250 अगर देखने को मिलता है तो मैं कहूंगा एक परफेक्ट बाइंग जोन वहां पे क्रिएट हो सकता है, वहां से स्टॉक में हमें बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। टाइमिंग के लिए वेट एंड वॉच करने की सलाह है। ये स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए। ठीक है, वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। रत्नेश जी, एचडीएफसी बैंक पर आपसे व्यू चाहेंगे क्योंकि ये शेयर जो है ना म्यूचुअल फंड्स के रडार पर भी हैं, उनको काफ़ी पसंद है। कहीं ना कहीं वैल्यूएशन भी ठीक ठाक लग रही है। कल एक बढ़िया तेजी हमने देखी और आज ऐसे कमज़ोर माहौल में भी ये शेयर ये दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ है। कम से कम इस भाव पर भी लोगों का कन्विक्शन है। अभी 1450 रुपये तक ये फिसला था, वहाँ से अब चढ़ के 1460 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। एचडीएफसी बैंक में क्या आपको लगता है कोई ट्रेड बनता है? अगर बनता है तो वो बता दीजिए। अगर कोई ज्यादा जोखिम ना लेना चाहता हो, अगर ऑप्शंस के जरिए कुछ प्ले कर सकते हैं तो ये भी बता दीजिए आप। एचडीएफसी बैंक में आप देखेंगे तो काफी टाइम से एक अंडर परफॉर्म कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि अपने बेस पे आ गया है, तो अब बाजार के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस इसमें से आने को देखने को मिल सकता है। तो जो डेफिनेटली इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म का जिनका व्यू है उनके लिए थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठता है। यहाँ पे 1360 1370 रुपए के स्टॉप लॉस है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसलिए डीप रहेगा क्योंकि थोड़ा सा मैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से व्यू दे रहा हूँ, तो वो लिहाज से जरूर इसमें एक अपॉर्चुनिटी बनती है। इसमें जो टारगेट बन सकते हैं वो 1560-70 रुपए के बन सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से एचडीएफसी बैंक में जरूर एक यहाँ पे चांस लिया जा सकता है। ठीक है, ये व्यू। चलिए, 3:17 हो गए हैं और तीनों के तीनों एक्सपर्ट्स हमारे तैयार हैं। बीटीएसटी हम रोज जानते हैं, ज़्यादातर बीटीएसटी होती हैं, लेकिन आज का शायद जो माहौल है, जिस तरह की निराशा है, एसटीबीटी की शायद ट्रेन निकल के आ जाए। तो बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे जतिन आपसे। आज बताइए क्या होगा आपका ट्रेड? देखिए, कंसिडरिंग कि आज इतना शार्प फॉल हो गया, मेरे को नहीं लगता कि कल इतना शार्प फॉल होगा और इसके लिए मैं बाई साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहूँगा। जो बाई साइड की तरफ मेरा ट्रेड होगा वो एशियन पेंट्स में बाय होगा। तो हमने देखा है कि रिसेंटली एक दो दिनों के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा माइल्ड एक करेक्शन देखने मिला है, लेकिन वो हमें लगता है कि सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है और मेरे को लगता है कि जो उसका ट्रेंड रिवर्सल हमें डेली चार्ट्स पे देखने मिल रहा है, तो आगे जाते हुए हमें उसमें कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम देखने जरूर मिलेगा। इसके लिए एशियन पेंट्स लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। मेरे टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा 2830 का और मेरे टारगेट रहेंगे अराउंड 2900 के। तो इसके लिए 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हमें मिल रहा है करंट मार्केट प्राइस पे। ठीक है, एशियन पेंट्स को लेकर कन्विक्शन है, थोड़ा भरोसा लौट रहा है। कुणाल जी, आपका ट्रेड क्या है? वेल, अभिषेक जी, थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है क्योंकि जितने भी स्टॉक देखने जाओ ऑन एंड वे 6 से 7% डाउनसाइड की मोमेंटम में है। एंड लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस स्टॉक में आ रहा है, एक इंडसइंड बैंक है
एमए के नीचे जो है मोमेंटम स्टार्ट की है स्टॉक का, और प्रेजेंट लेवल से लग रहा है कि ये स्टॉक में फर्दर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है आने वाले दिन में। तो इंडसइंड बैंक यहाँ से फ्यूचर स्पॉट करके चलने की सलाह है 1525 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो 1485 का पहला टारगेट है, एंड जैसे वो ब्रेक होता है 1460 का दूसरा टारगेट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बढ़िया है। इंडसइंड बैंक में एसटीबीटी 1500 रुपए के भाव पर है इंडसइंड बैंक इस वक्त। इसमें आपको एसटीबीटी करने की सलाह है। रत्नेश जी, आपका ट्रेड क्या है? क्या आपका भी बीटीएसटी है या फिर एसटीबीटी है? नहीं, डेफिनेटली एक्चुअली क्या है कि बाजार में काफी गिरावट आ चुकी है, तो इस तरह के लेवल में थोड़ा सा कल बाजार किस तरह से खुलेगा ये थोड़ा सा एक रिस्की, पर मेरे हिसाब से मुझे एक्चुअली डायरेक्ट सेल या बाय नहीं देना चाहूँ मैं। मेरे हिसाब से एक ऑप्शन में प्ले करना थोड़ा सेफ रह सकता है, तो मैं ऑप्शन के प्ले के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से यहाँ पे लेके जाना चाहिए। एक बंधन बैंक का मुझे 175 रुपए का पुट के बंधन बैंक में काफी मुझे फ्रेश ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा था। 175 रुपए का पुट मुझे यहाँ पे जो 4.5 रुपए के आसपास चल रहा है वो लेके जा सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठेगा, यहाँ पे 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। टारगेट जो बन सकते हैं वो 6.5 से 7 रुपए तक के बन सकते हैं। बंधन बैंक इस पर ट्रेड है। लेकिन कल कौन से इवेंट्स होंगे बाजार पर तो हमारी नज़र रहेगी, और ख़ासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप में क्या गिरावट की थमती है नहीं थमती है इस पर ख़ास नज़र रहेगी। और कोशिश करेंगे कि एक स्पेशल शो के ज़रिए भी इसको इस कवरेज को थोड़ा सा और हम बड़ा करें और आपको समझाने की कोशिश करें कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन ज़रा इवेंट समझ लेते हैं। तृप्ति उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तृप्ति, बताइए कहाँ फोकस होगा कल? जी, तो कल जिन खबरों पर हमारी नज़र रहेगी उनकी बात कर लेते हैं। तो कल अमेरिका में बेरोजगारी दावे के आंकड़े आएंगे जिन पर हमारी नज़र रहेगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में एक मुश्त निवेश पर कल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में प्रतिबंध लगेगा। इससे पहले लमसम अमाउंट में प्रतिबंध लगाने वालों में निप्पॉन, टाटा और एसबीआई एमएफ के नाम शामिल थे, लेकिन मिड कैप फंड में एक मुश्त निवेश पर प्रतिबंध लगाने वाला आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पहला फंड हाउस होगा। अब आईपीओ की बात करें तो कल गोपाल नमकीन के आईपीओ की कल लिस्टिंग होने वाली है, और पॉपुलर व्हीकल के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन का कल आखिरी दिन होगा। इसी के साथ क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज का आईपीओ कल से खुलने वाला है जिस पर हमारी नज़र रहेगी। दूसरे इवेंट्स की बात करें तो कल पीएम मोदी 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने के लिए बैठक करने वाले हैं। जी हाँ, तो ये थे वो इवेंट्स जिन पर हमारी नज़र बनी रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ एक इवेंट्स है जो आपको तृप्ति बता रही थी, और इसमें क्या करना चाहिए मोटा मोटी आपके सामने वो पॉइंट्स भी हैं। आगे बढ़ जाएं, कुछ और शेयर्स जरा चेक करवा लें। हालांकि बाजार में को क्लोजिंग उतनी इंटरेस्टिंग नहीं दिख रही अभी भी। कम से कम 22,000 तो चाहिए ही चाहिए क्लोजिंग में। अभी हम 990 पे हैं, 5-7-10 मिनट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। और दूसरा बैंक निफ्टी 46,923 पे है, ये भी 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आज सभी लोग ये वेट कर रहे हैं कि मार्केट बंद क्यों नहीं हो रहा है। जल्दी जल्दी बंद होना चाहिए बाज़ार को आज तो, क्योंकि जिस तरह की गिरावट है थोड़ी सी दिक्कत तो खैर है ही। खैर आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं। आज डॉक्टर रेड्डीज़, अब ये भी ज़्यादा गिरा हुआ नहीं शेयर है, एक बार जरा दिखाएंगे डॉक्टर रेड्डीज़। इसके अंदर बिल्डअप वगैरह भी ठीक है। डॉक्टर रेड्डीज़ एक बार रखना चाहिए कुणाल जी, देखना जरा चेक करना डॉक्टर रेड्डीज़। वेल, डॉक्टर रेड्डी का अगर मैं अभी फिलहाल चार्ट देखूं एंड जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली इसको रख के चल सकते हैं, क्योंकि आधे घंटे में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। अगर नया खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं। नीचे 6,240 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 6,240 अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 6,317 टारगेट की बात कर लेते हैं। 6,375 पहला टारगेट है, और जैसे ये ब्रेक होगा 6,480 का दूसरा टारगेट भी हमें इस पे देखने को मिल सकता है। डन। तो वही ना, जैसे हम कह रहे हैं ना, मार्केट में आज बाज़ार को सिर्फ देखो, और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि आज बाज़ार जल्दी जल्दी क्यों नहीं बंद हो रहा। कह रहे नहीं। हाँ, आप नीचे ना कुछ एक और पॉइंट्स देख पा रहे होंगे जो कैबिनेट के फैसले आए हैं। मैं नीचे आपके सामने दिखा रहा हूँ। साकेत से लाजपत नगर, ये दिल्ली वालों को जल्दी समझ में आ जाएगा। साकेत दिल्ली का एक कॉर्नर है, लाजपत नगर दिल्ली का मिड सेंट्रल दिल्ली के अंदर है, तो उसके बीच में मेट्रो लाइन को एक मंजूरी मिल गई है। दिल्ली सबसे पहला सिटी बना देश का जहाँ पे मेट्रो का जाल बिछा। 200 से ज़्यादा किलोमीटर इस समय मेट्रो चलती है यहाँ पे,
और अभी एक नई लाइंस को यहाँ पे और मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा जो जो पॉइंट्स अभी आते जाएंगे कैबिनेट के फैसलों के तौर पर, वो हम सब लगाते जाएंगे। और इस कॉरिडोर पर करीब 8,500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही सरकार, ये जानकारी भी उन्होंने दी है। जैसे जैसे जो भी पॉइंट्स आते जाएं, एक बार आप इसको नीचे रखते जाइएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे तो आपको नोटिस भी करवा दूंगा। तो सेंट्रल दिल्ली में जो लोग चलते हैं, फ्लो करते हैं, या साउथ दिल्ली की तरफ वाले हैं, ये मैं उनके लिए एक अच्छी खबर बता देता हूँ कि साउथ दिल्ली में एक और मेट्रो की लाइन डाली जा रही है। खैर, अब आगे बढ़ जाए, थोड़ा एक दो शेयर और चेक कर लें जहाँ पर आज थोड़ा सीवियर डैमेज हुआ है, लेकिन क्या कल वो रिवर्सल के फॉर्म में होगा। एक बार जरा दो शेयर दिखाइए, सेल और हिंदुस्तान कॉपर। इनफैक्ट एनएमडीसी भी देख सकते हो, नाल्को भी देख सकते हो, लेकिन मैं सेल और हिंदुस्तान कॉपर को सिर्फ स्क्रीन पे लेके आना। सेल और हिंदुस्तान कॉपर। जतिन भाई, अभी आप खुद कह रहे थे कि आपको भी नहीं लगता कि कल बहुत तेज़ गिरावट वापस मार्केट के अंदर आएगी। ये जो गिरावट हिंद कॉपर में हुई है और सेल में हुई है, एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेड या लैब टेस्टिंग वाला ट्रेड ले सकते हैं सर? मैं बहुत छोटी सी रकम डालूंगा सर, 100 में से 10 रुपया समझ लो आप ऐसा, तो क्या मैं सेल और हिंदुस्तान कॉपर में डाल दूंगा सर? अगर जो आप एक छोटी रकम डालना चाहेंगे तो मैं आपको हिंदुस्तान कॉपर पे एक बेट लेने की सजेशन दूंगा। उसका टेक्निकल रीजन ये रहेगा कि सेल में अभी फिलहाल वो 20 वीक से थोड़ा दूर है, इसके लिए सपोर्ट से थोड़ा दूर है। और अगर जो मैं हिंदुस्तान कॉपर की बात करूं तो एग्जैक्टली 232 ये लेवल जो है वहां पे उसका 20 वीक एवरेज है। और कंसिडरिंग के अभी 235 के आसपास चल रहा है तो बहुत ही सपोर्ट के करीब है हिंदुस्तान कॉपर। इसके लिए अगर जो मुझे किसको सजेशन देना है कि कोई एक फॉलिंग नाइफ को कैच करना है तो मैं उसमें हिंदुस्तान कॉपर में उसको एक सजेशन दूंगा कि उसमें एक इन्वेस्ट छोटा सा अमाउंट कर सकते हैं। ठीक है जी, डन। 350 पॉइंट की गिरावट अभी भी है, 3 मिनट रह गए मार्केट बंद होने में। मेरा फिर से मानना है कि स्टॉक्स ज़्यादा ना लिए जाएं, जो हैं उसी को संभाला जाए। एक और चीज़, एसआईपी के ज़रिए धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करना। क्या गिरावट बढ़ेगी, क्या गिरावट रुकेगी, ऐसे कल्पनाओं के जाल में फंसिए नहीं। ये यहाँ तक चला जाएगा, ये वहाँ तक हो जाएगा, ये दूसरा HDFC और ये दूसरा रिलायंस बन जाएगा, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ना, सोचने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ एक पॉइंट करने की ज़रूरत है, थोड़ी स्टडी, थोड़ा सा डाटा का एनालिसिस और थोड़ा अपने आप को फाइनेंशियल डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। बस इतना 3 चीज़ें भी कर लेंगे ना, बेसिक सा, तो मेरा मानना है कि रिटेलर्स जल्दी नुकसान नहीं उठाएगा। नुकसान हो सकते हैं मार्केट के अंदर, इसकी संभावनाएं अपार हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़े अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे तो काम बनता जाएगा। आगे बढ़ें। और ये जो लिवरेज वाला इम्पैक्ट है ना, ये दिक्कत करता है। एक और चीज़ जो मेरे को नोटिस होती है, मैं कई समय से नोटिस कर रहा हूँ, शायद इस पर मेरी हेल्प रत्नेश जी कर सकेंगे क्योंकि वो ऑप्शंस देखते हैं। रत्नेश जी, आपने भी ये फील किया होगा, जब से वीकली एक्सपायरी का कंसेप्ट शुरू हुआ है, ये मार्केट के अंदर जिस दिन वीकली एक्सपायरी होती है उस दिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्केट के अंदर होने लग रहा है। ये आप पिछली बार का, उससे पिछली बार का, या आप थोड़ा लंबा भी पीछे चेक करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ा ज़्यादा सचेत रहें, बुधवार और बृहस्पतिवार। बिल्कुल डिम्पी जी, क्योंकि अब तो आजकल तो हर दिन एक्सपायरी होने लग गई हर किसी। एक दिन निफ्टी, एक दिन बैंक निफ्टी, एक दिन फिन निफ्टी, एक दिन मिड कैप निफ्टी, एक दिन सेंसेक्स, एक दिन सेंसेक्स का बैंक का फ्यूचर। तो आजकल खैर हर ही दिन एक्सपायरी है। तो पर जो मेनली अभी भी जो जिसके कारण मूवमेंट बड़े आते हैं, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, डेफिनेटली जैसे आज भी बड़ा मूवमेंट आया है। इसके पहले भी हमने देखा था 1300 पॉइंट का एक बड़ा सा मूवमेंट आया था। कल भी आप देखेंगे तो फिन निफ्टी में काफी बड़ी वॉलेटिलिटी हुई। 1 मिनट के अंदर ही मैं देख रहा था, एक कोई पुट था स्ट्राइक में भूल गया हूँ, पर वो शायद 12-13 रुपए ट्रेड करा था, वो 60 रुपए तक चले गया था 1 मिनट के। इसमें इतने बड़े फॉल आया था। तो डेफिनेटली जो इतने बड़ा मूवमेंट आता है, ऑप्शन राइटर के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाले काम हो जाते हैं। इस चीज के लिए थोड़ा सा डेफिनेटली उनको सचेत रहना चाहिए और अपने अपने रिस्क और स्टॉप लॉस लगा के ही इसमें ट्रेड करना चाहिए, कोई भी ऑप्शन सेलिंग करके काम करता है तो। ठीक है, अब मैं आपको ना लास्ट में, हालांकि 1 मिनट है, एथिकली तो मेरे को क्लोजिंग का डाटा बताना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी अपने प्रोड्यूसर साहब से थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर लास्ट में जाते जाते आज की एक्सपायरी का 47,000 की कॉल और 47,000 की अगर आप पुट दिखा पाएँ तो मैं इसमें से एक सिर्फ छोटा सा पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अगर आप वो देखेंगे तो आपको भी बड़ा अजीब लगेगा कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है क्या मार्केट के अंदर। अगर आप 47,000 की कॉल और 47,000 की पुट देखेंगे,
ऑलमोस्ट दोनों खत्म हो गई, दोनों गल गई आज। कॉल तो खैर 5 पैसा ही रह गई है और पुट की कीमत सिर्फ 19 रुपये है। तो ऐसा नहीं है कि बाजार गिरा है तो पुट वालों का जैकपॉट लगा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट के अंदर राइटर्स भी बैठे हैं जो इन दोनों के प्रीमियम्स को आज ईट कर गए। मार्केट ने आज शेक किया और प्रीमियम्स ईटिंग शुरू हुई और आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि कॉल और पुट दोनों के लेवल 0 हैं। खैर अब नहीं दिखा पाएगा, अब कोशिश भी मत करना दिखाने की प्रोड्यूसर साहब, क्योंकि अब 26 सेकंड रह गए कि पता लगे गलत फायर हो गया आपसे डाटा हो के तौर पर। निफ्टी के अंदर आज की क्लोजिंग मिल रही है 21,987। अगर मैं इसको राउंड कर दूं, शायद एडजस्टमेंट्स के बाद ये 22,000 आ जाए, तो आप मान के चलिए हम 22,000 के आसपास ही क्लोज हुए हैं। बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग मिली है 46,883। ये एडजस्टमेंट्स के बाद मैं अगर मान भी लेता हूँ कि 900 साढ़े 900 के आसपास की क्लोजिंग है, तो फिर ये 47,000 के आसपास की क्लोजिंग मानी जाएगी। एडवांस डिक्लाइन बताने के लिए अपने आप में सफिशेंट है कि आज बाजार के अंदर खाने क्या क्या हुआ है। 2200 शेयर आज डिक्लाइंस में लगे, सिर्फ 110 शेयर आज एडवांसेस के अंदर लगे। आज जो बुरा दिन था, या मैं बोलूँगा कि कई दिनों से बुरे दिन का थोड़ा चरम था, वो था स्मॉल कैप और मिड कैप का। आज वहाँ पे एक्सट्रीम प्रेशर बनते हुए दिखा। ये 2 दिन से जो भावनाएं थी वो आज टूट गई। भाव तो पहले से ही टूट रहे थे, लेकिन भावनाओं को तोड़ने के लिए मार्केट थोड़ा समय लेता है। वो आपके मन के अंदर होती है ना, पैसे से तो टूट ही जाओगे, लेकिन मन से तोड़ने के लिए वो थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए आज भावनाओं से भी टूट गया। अब आपके मन में वो चीज़ नहीं आएगी कि नहीं अभी चला अभी चला अभी चला। मार्केट ने बता दिया। ये जो अभी चला अभी गिरा वाले लोग हैं ना, मैं उनको पनिशमेंट देना बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसलिए अगर आप अपनी मार्केट की एबिलिटीज़ को सुधारना चाहते हैं, ये जो अभी चला और अभी गिरा वाला कंसेप्ट है ना, इससे बाहर निकल जाइए और जाके गोद में बैठ जाइए डाटा की, और डाटा ड्रिवन हो जाएंगे तो 10 में से 2 बार 3 बार गलत होने के चांसेस हैं, नहीं तो ज़्यादातर टाइम आप ठीक रहेंगे। अब आ जाते हैं आज इंडिया विक्स पे। ये 6% बढ़ा है, इसने थोड़ा खतरनाक पोजीशंस ले ली हैं। खतरनाक तो मैं नहीं बोलूँगा, हाँ 14.5 फिर भी है, इतना तो होना भी चाहिए, इतना आ गया है। आज मैं थैंक यू करूंगा HDFC बैंक का, अगर वो नहीं होता तो शायद आज ज़्यादा नुकसान आते। यही HDFC बैंक है जो पहले कल्प्रिट के तौर पर खड़ा हो जाता था कि बैंक निफ्टी को चलने नहीं दे रहा। आज ये HDFC बैंक के बाकायदा इतने त्राहिमाम में भी ये हर निशान में, भले ही 40 पैसा ऊपर बंद हुआ हो, लेकिन हुआ हर निशान में बंद है। रिलायंस ने भी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिखाई है, 2-2.5% स्वाभाविक है इस तरह के मार्केट के अंदर होने की। कुल मिला के आज का दिन एक बुरे दिन के तौर पर था, लेकिन इसने फ्रॉड छटाने का, यानी कि फालतू की चीज़ें हटाने का बहुत बेहतरीन काम किया है। कल का दिन नए मूड से, नए आनंद से, नए जोश के साथ मार्केट के अंदर उतरेगा, और जो आज हुआ है उसको भूल भी जाइएगा। हाँ, लेकिन इससे लेसन ज़रूर लीजिएगा जो आज की आपको क्लोजिंग मिल रही है। लेसन 1 से लेकर 10 भी हो सकते हैं, जो लिखेंगे अगली बार गलती नहीं करी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। रत्नेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जतिन भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला, हमको गाइड किया, अच्छे से स्टॉक्स के बारे में बताएं, और इस तरह के थोड़ा मन को बुझाने वाले मार्केट के साथ भी आप बने रहे हमारे साथ, इसके लिए एक और बार शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम होगा कल की तैयारी, तो पूजा त्रिपाठी आपके साथ जुड़ जाएंगी कल की तैयारी के लिए।